हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने लास्ट लेक्चर में स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये जो टॉपिक था बच्चों, तो ये हमारा फिनिश हो गया। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, वो हमारा हो गया। इसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो दूसरा प्रकार है बच्चों, वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन हर साल मैं वो बेसिक केमिस्ट्री में लेता नहीं, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत सारी बेसिक बातें हैं और वो बेसिक बातें पढ़ाने में ही 3-4 दिन लग जाते हैं। और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक हमें 12वीं में है, तो इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये टॉपिक जो अपने नोट्स में बच्चों, वो हम 12वीं में लेंगे, हैलोअल्केन्स और हैलोजेंस इस टॉपिक में, क्योंकि अभी भी समझ आता है और वहाँ पे भी समझ आता है। इसलिए तो ध्यान में रखना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये टॉपिक नोट्स में है, क्योंकि नोट्स में तो लेना ही पड़ता है ना। लेकिन हम अभी उसको पेंडिंग रखते हैं और हम उसको लेंगे 12वीं में, और 12वीं में डिटेल में लेते हैं, ठीक है, यानी डबल डबल होगा नहीं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बाद अब दूसरा जो टॉपिक चालू होता है बच्चों, वो है फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा टॉपिक है ये? फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब बच्चों, फ्यूजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड का फ्यूजन होना यानी क्या होना, तो ये हम देखते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। क्लीवेज भी एक शब्द है फ्यूजन के लिए, क्लीवेज ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो आज बच्चों हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज फ्यूजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड का फ्यूजन कितने प्रकार से होता है, तो वो प्रकार उनमें से एक प्रकार भी आज हमें देखना है। अब बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? बच्चों आप कब बोलते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हो गई? कब बोलते हैं? तो जैसे समझ लो आपने कोई सब्सटेंस लिया जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, बराबर। एक आधे राउंड बॉटम फ्लास्क में आपने ये रिएक्टेंट्स लिए, ठीक है, और फिर राउंड बॉटम फ्लास्क में आपने इन रिएक्टेंट्स के मिक्सचर को हीट किया, एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने दिया, और उसके बाद कुछ देर बाद इन रिएक्टेंट से अलग प्रॉपर्टीज वाले कोई नए पदार्थ सब्सटेंसेस तैयार हो रहे हैं, तो इन नए पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। अब ये जो प्रोडक्ट्स तैयार हो गए केमिकल रिएक्शन के एंड में, ये जो नए प्रोडक्ट्स तैयार हो गए, इनकी प्रॉपर्टीज इन रिएक्टेंट से बिल्कुल क्या होती है? अलग। तो जब भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, जब भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा और जो नया सब्सटेंस तैयार होगा प्रोडक्ट, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से क्या होंगी? अलग। तो हम बोलते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हो गई। सो व्हाट इज केमिकल? देखो, यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होगी क्या होगा रे? रिएक्टेंट्स विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? वेरी सिंपल, द कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन. काय म्हटलं आपण बघा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज a chemical reaction. And whenever reactants will convert into products, we will say that chemical reaction has taken place. So remember, this is the first definition of chemical reaction, कि the process of conversion of reactants into products is called as chemical reaction. अब चलो समझ में आ गया भाई, चलो कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए कि हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो गई। अब जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होती है, उस वक्त क्या होता है तो वो हम देखेंगे। हम उसके लिए एक रिएक्शन देखेंगे एग्जाम्पल करके। एक रिएक्शन हम देखेंगे, जैसे ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन है CH3H, ये समझ लो अल्केन है। अब ये मीथेन है, या इधर Cl लेते हैं, ये मिथिल क्लोराइड है, ये मिथिल क्लोराइड है, और इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हीट कर रहे हैं।
यानी बच्चों एक राउंड बॉटम फ्लास्क हमने लिया और इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने क्या किया, मिथिल क्लोराइड को एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ क्या किया, हिट किया। अब दोनों में रिएक्शन होती है, रिएक्शन में क्या होता है कि ये CCl बॉन्ड होता है ब्रेक, ये KO बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक, और फिर ये K और ये Cl, ये K और Cl ये कंबाइन होते हैं, इनमें एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है, इनमें क्या तैयार होता है, एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है, और जो Cl गया उसके जगह पे कौन आएगा, ये OH, यानी कार्बन और O इनमें क्या तैयार होगा, एक नया बॉन्ड तैयार होगा, क्या तैयार होगा, इनमें एक नया बॉन्ड तैयार होगा, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये मिथिल अल्कोहल, और साथ में ये क्या मिला हमें, पोटेशियम क्लोराइड, क्या मिला साथ में हमें, पोटेशियम क्लोराइड। अब देखो बच्चों, मिथिल क्लोराइड और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KOH ये दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट हो गए, और बदले में मिथिल अल्कोहल और पोटेशियम क्लोराइड ये दो नए प्रोडक्ट्स हमें मिले, बराबर है कि नहीं। तो रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, मतलब क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इस केमिकल रिएक्शन होते वक्त क्या हो गया, रिएक्टेंट्स में ये जो CCl बॉन्ड था ये ब्रेक हुआ, ये KOH बॉन्ड जो था वो भी ब्रेक हो गया, यानी ये दो बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। इनके बदले में क्या हो गया, प्रोडक्ट्स में एक नया CO बॉन्ड फॉर्म हो गया जो पहले रिएक्टेंट्स में कहीं भी नहीं था, और KCl ये भी एक और नया बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो आपको बच्चों ध्यान में आया होगा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होंगी तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, और जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तो रिएक्टेंट्स के कुछ ओरिजिनल ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और बदले में प्रोडक्ट्स में उतने ही नए बॉन्ड्स क्या होंगे, फॉर्म। अब जैसे रिएक्टेंट्स के ये दो बॉन्ड ब्रेक हो गए, CCl बॉन्ड और KO बॉन्ड, और बदले में प्रोडक्ट्स में दो नए बॉन्ड फॉर्म हो गए, CO बॉन्ड और KCl बॉन्ड। So remember, whenever chemical reaction will occur, reactants will convert into products, and some old bonds of reactants are broken, and at the same time same number of new bonds in the products are formed. अब ये बात ध्यान में आने के बाद बच्चों हम केमिकल रिएक्शन को और एक दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस आर नथिंग बट ब्रेकिंग of old bonds and formation of new bonds. In simple words, what are chemical reactions? Chemical reactions are nothing but breaking and making of bonds. What are chemical reactions? Chemical reactions are nothing but breaking and making of bonds. यानी रिएक्टेंट्स के ओरिजिनल ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, बदले में प्रोडक्ट्स में कुछ नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। ये हमेशा होता रहेगा बच्चों, जब जब केमिकल रिएक्शन होंगी तब तब। ओके तो अब हमारे बात ध्यान में आ गई कि जब भी केमिकल रिएक्शन होंगी तो कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, फ्यूजन होगा। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों कि केमिकल रिएक्शन जब होती है उस वक्त रिएक्टेंट्स के ये जो ओरिजिनल ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। मैं डेफिनेशन लिखता हूं, क्या डेफिनेशन है देखो, द फ्यूजन ऑफ क्या डेफिनेशन है मैं लिखता हूं यहाँ पे फ्यूजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रेकिंग ऑफ covalent bond, the breaking of a covalent bond during a chemical reaction, is called as a fusion of a covalent bond, a fusion of a covalent bond. So once again, what is the definition of fusion of a covalent bond? क्या होगी? The breaking of a covalent bond during a chemical reaction is called as fusion of a covalent bond. यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होंगी बच्चों, रिएक्टेंट्स के कुछ ओरिजिनल ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तो रिएक्टेंट्स के कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की इस प्रोसेस को ही हमने क्या नाम दिया? फ्यूजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड।
अब ये डेफिनेशन अपने नोट्स में भी है और वो आपको समझ में आ गई है और आप वो याद भी करेंगे. सो लास्टली, व्हाट इज द डेफिनेशन of a fusion of a covalent bond? The breaking of a covalent bond during a chemical reaction is called as a fusion of a covalent bond. यानी कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड. तो होगी बच्चों याद आपकी डेफिनेशन कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ फ्यूजन ऑफ अ कोवैलेंट. चलो, अब ये कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ गई. 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में आ गए कि केमिकल रिएक्शंस आर नथिंग बट कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स. पॉइंट नंबर 2, chemical reactions are nothing but breaking of old bonds of reactants and formation of new bonds in the products. And point number 3, the process of breaking of a covalent bond during a chemical reaction is called as fusion of a covalent bond. तो ये बात हमारी हो गई बच्चों. अब हमें अगला टॉपिक देखना है और अगला टॉपिक जो है वो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्यूजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड. टाइप्स ऑफ फ्यूजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड. अब कोवैलेंट बॉन्ड का जो फ्यूजन है, कोवैलेंट बॉन्ड का जो ब्रेकिंग है, वो 2 प्रकार से हो सकता है, होमोलिटिकली और हेटेरोटिकली. होमोलिटिकली और हेटेरोटिकली. तो हमें यही सीखना है बच्चों कि कब हम बोलते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन हो गया और कब हम बोलते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड का हेटेरोलिटिक फ्यूजन हो गया. तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं टाइप नंबर 1, और टाइप नंबर 1 है होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड. होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड. इसको ये भी बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर इसको हम बोलते हैं होमोलिसिस ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड. तो बच्चों अब हम देखेंगे कि कब हम बोलते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन हो गया. होमो इस शब्द का मतलब होता है, वैसे बच्चों सेम होता है. यहाँ पे हम उसका मतलब लेंगे सिमेट्रिकल, इक्वल. क्या मतलब लेंगे हम उसका? सिमेट्रिकल, इक्वल, ये मतलब लेंगे. ठीक है, इस तरह सेम और सिमेट्रिकल और इक्वल. और बच्चों लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग. लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग. तो बस हमें यही देखना है कि कोवैलेंट बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन हो गया, ऐसा हम कब बोलते हैं. एक इमेजिनरी एग्जांपल लेते हैं बच्चों. समझ लो हमारे पास एक AB मॉलिक्यूल है. AB मॉलिक्यूल के बीच में बच्चों एक सिंगल बॉन्ड है. एक सिंगल बॉन्ड है मतलब आपको मालूम है एक शेयर्ड पेयर है दोनों के बीच में, है ना. अब जो बच्चे शुरू से प्रेजेंट है उनको मालूम है कि जब एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है? शेयर. तो उस वक्त उन 2 एटम्स के बीच में, है ना, एक शेयर पेयर बनती है और हम उसको क्या बोलते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. हमेशा बच्चों ध्यान में रखना, 2 एटम्स के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है मतलब 2 एटम्स के बीच में एक शेयर्ड पेयर है. और वो शेयर्ड पेयर में एक एटम समझ लो ए का है तो दूसरा एटम समझ लो क्या है? बी का. अब समझ लो ये ए बी कोवैलेंट बॉन्ड का क्या हो गया? होमोलिसिस हो गया या होमोलिटिक फ्यूजन हो गया. अब होमोलिटिक फ्यूजन हो गया मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर पेयर के, समझ लो इस तरह बॉन्ड ब्रेक हो गया कि बॉन्ड ब्रेक होते वक्त ए ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था बॉन्ड फॉर्म करते वक्त उसने वापस ले लिया अपने पास, और बी ने भी अपना जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन था वो ले लिया. यानी जिस एटम ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, वो एटम बॉन्ड ब्रेक होते वक्त एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया. तो ए ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया
तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बी के पास भी ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इधर, और ये इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो वापस क्या तैयार होगा, ये ए बी मॉलिक्यूल। यानी ये बॉन्ड इस तरह इक्वली सिमेट्रिकली ब्रेक हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन ए के पास गया और बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास गया। जब दो एटम के बीच में का कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों इस तरह से सिमेट्रिकली इक्वली ब्रेक होता है कि जिसमें दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने शेयर किया था बॉन्ड फॉर्म करने के लिए उसको रिटेन कर लेते, वापस ले लेते। ए अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ना किसी का नुकसान ना किसी का फायदा। जिस एटम ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन उस एटम को क्या मिल जाएगा, वापस। जब इस तरह से दो एटम्स के बीच में का कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह से सिमेट्रिकली ब्रेक होता है कि दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते अपने पास, उस वक्त हम बोलते हैं कि उस कोवैलेंट बॉन्ड का क्या हो गया, होमोलिटिक फ्यूजन हो गया। क्या हो गया, होमोलिटिक फ्यूजन हो गया, सिमेट्रिकल फ्यूजन हो गया, इक्वल मैनर में क्या हो गया, ब्रेकिंग हो गया। तो इस तरह तो ये है। अब जैसे समझ लो ये दो Cl एटम है, अब क्लोरीन मॉलिक्यूल से यूवी लाइट के प्रेजेंस में यूवीएल मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट, अब दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। दोनों क्लोरीन के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा रे। अब दोनों इलेक्ट्रॉन मैं डॉट से दिखाता हूँ, एक डॉट से क्रॉस से दिखाए तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह से सिमेट्रिकली ब्रेक होता है कि दोनों एटम उस शेयर पेयर में से अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं कि इफ कोवैलेंट बॉन्ड, इफ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इक्वली, if a covalent bond breaks equally in such a manner, that each atom that one electron of the shared pair is retained by each atom is called as homolytic fusion of a covalent bond, is called as homolytic fusion of a covalent bond। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया कि इफ अ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इक्वली इन सच अ मैनर दैट one electron of the shared pair is retained by each atom, then it is called as homolytic fusion of a covalent bond, or it is called as homolytic cleavage of a covalent bond, or it is called as homolysis of a covalent bond। तो बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन होने के लिए क्या बात आवश्यक है, दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब एक शेयर पेयर होंगी, उस शेयर पेयर में एक इलेक्ट्रॉन समझ लो ए का है तो एक बी का है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा ए अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, बी अपना ले लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन वो दो एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेंगे। ऐसे केस में हम बोलते हैं कि उस कोवैलेंट बॉन्ड का क्या हो गया, होमोलिटिक फ्यूजन। So remember, what is the definition? If a covalent bond breaks in such a way that one electron of the shared pair is retained by each atom, then it is called as homolytic fusion or homolytic cleavage or homolysis of a covalent bond। तो ये हो गया बच्चों होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, अब ये होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स देखने। अब होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड यदि होता है तो कौन तैयार होते हैं, जब भी कोवैलेंट बॉन्ड होमोलिटिक फ्यूजन होता है, देखो ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाले क्या तैयार होते हैं, स्पेसीज तैयार होते हैं। कौन तैयार हो रहे,
एक एक अनप्लेक्ट्रॉन वाले स्पेसिस तैयार हो रहे हैं। देखो ये ए अनप्लेक्ट्रॉन, बी विथ वन इलेक्ट्रॉन, ये अनप्लेक्ट्रॉन वाले हाईली रिएक्टिव स्पेसिस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। हम इनको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। So what are free radicals? The highly reactive species containing unpaired electrons are called as free radicals. Once again, what are free radicals? The highly reactive species containing unpaired electrons are called as free radicals. इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता बच्चों, क्योंकि ए ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, बी का थोड़ी लिया उसने, बी ने अपना ले लिया, ए ने अपना ले लिया। तो इनके पास हम इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, लेकिन ना ए पर कोई चार्ज आएगा ना बी पर, क्योंकि ए ने अपना इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया था वही वापस ले लिया, बी ने अपना ले लिया। तो ये जो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है कंटेनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स। These highly reactive species containing unpaired electrons are called as free radicals. अब कोवैलेंट बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन कब होता है? कोवैलेंट बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन कब होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अब जैसे ए और बी के बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ए और बी के बीच में। अब ये दोनों एटम ए और बी शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचते रहते हैं, है ना, शेयर पेयर को अपने खींचते रहते हैं। तो ये जो अपने तरफ खींचते रहते हैं, तो ये जो एटम्स की कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स की शेयर पेयर को अपने तरफ खींचने की जो क्षमता है, पावर है, ताकत है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The power of a covalently bonded atom to attract the shared pair of electrons towards itself is called as electronegativity. इसकी डेफिनेशन क्या होंगी देखो। The power of a covalently bonded atom to attract the shared pair of electrons towards itself is called as its electronegativity। यानी कि कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम की शेयर पेयर को अपने तरफ खींचने की जो ताकत होती है, जो पावर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वंस अगेन लिसन केयरफुली, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द पावर ऑफ अ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि जैसे ये ए बी है मॉलिक्यूल, इधर देखिए, ये ए बी मॉलिक्यूल में ए और बी के बीच में शेयर पेयर है, और ए और बी दोनों शेयर पेयर को अब तक खींचते रहते हैं। तो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम की शेयर पेयर को अपने तरफ खींचने की जो पावर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बच्चों 118 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट की जो एटॉमिक साइज है वो एटॉमिक साइज अलग अलग है, न्यूक्लियस के ऊपर का पॉजिटिव प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर अलग अलग है ना। तो हर एटम की जो शेयर पेयर को अपने खींचने की जो पावर है वो अलग अलग होती है। जैसे अभी इतने सारे इंसान हैं, लेकिन हर एक की खाना खाने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई बहुत कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई बहुत ही ज़्यादा खाता है, कोई बहुत ही कम खाता है। तो बच्चों 118 एलिमेंट्स है, और हर एलिमेंट के एटम की शेयर पेयर को अपने तरफ खींचने की जो पावर है वो अलग अलग होती है। और शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की जो पावर होती है कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स की, उसको हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो द पावर ऑफ अ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स है, और इन एटम्स की शेयर पेयर को अपने तरफ खींचने की पावर भी अलग अलग है, बराबर। अब होमोलिटिक फ्यूजन कब होगा बच्चों? अब जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर में बताता हूँ। जैसे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी है रे? फ्लोरीन की। इधर ऊपर लिखता मैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज़्यादा है?
तो फ्लोरीन की, है ना, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन आता है, ये मतलब ऐसे में लिख रहा हूँ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर Cl, फिर Br, फिर I और फिर H। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बीच में कार्बन वगैरह भी आएंगे, बहुत सारे, ये मैं जनरल ऐसे बता रहा हूँ। 118 एलिमेंट है बच्चों, और उनके हर एक के एटम्स की इलेक्ट्रोनिटी अलग है। शेयर पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो पावर है वो क्या है, अलग है। अब कोवैलेंट बॉन्ड का, अब इधर देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड का होमोलॉजिक फिजन कब होगा? सोचिए, ए और बी दोनों एटम की शेयर पेयर को अपनी तरफ खींचने की पावर सेम है। ए और बी दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट क्या है, सेम है। तो ऐसे वक्त हम बोलते हैं अब दोनों की ताकत सेम है ना, कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं, कोई कमज़ोर नहीं। ऐसे वक्त ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? होमोलॉजिकली। बॉन्ड ब्रेक होते वक्त ए अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, बी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, और वो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? होमोलॉजिकली। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज यानी कि शेयर पेयर को अपने तरफ खींचने की पावर एग्जैक्टली सेम है या नियरली सेम है, तब उनके बीच का कोवैलेंट बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होने के चांसेस क्या रहते हैं? बहुत ज़्यादा रहते हैं। जब दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली सेम रहती है या नियरली सेम रहती है, तब उन दो एटम्स के बीच में का कोवैलेंट बॉन्ड होमोलिटिकली इक्वली ब्रेक होने के चांसेस क्या रहते हैं? सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस इफ the electronegativities of the two covalently bonded atoms are either exactly equal or nearly equal. ध्यान में आया? Homolytic fusion of a covalent bond takes place if the electronegativities of the two covalently bonded atoms are exactly equal or nearly equal. और जब भी कोवैलेंट बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन होता है तो अनप इलेक्ट्रॉन वाले क्या तैयार होते हैं? हाईली रिएक्टिव स्पेसीज। क्या तैयार होते हैं? हाईली रिएक्टिव स्पेसीज। उनको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स बच्चों क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। बच्चों आप बोलेंगे सर पैरामैग्नेटिक मतलब? पैरामैग्नेटिक मतलब जिनको मैग्नेट के बारे में प्यार है। मजा कर रहा हूं मैं, मैग्नेट के बारे में प्यार है मतलब ऐसी स्पेस है जो मैग्नेट के तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के तरफ क्या होती है? अट्रैक्ट। ऐसे स्पेसिस को हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक स्पेसिस। ऐसे देखा गया है कि जिन स्पेसिस के पास, जिन एटम ग्रुप्स के पास वन और मोर अनप इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो पैरामैग्नेटिक होती है, वो मैग्नेट के तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा फ्री रेडिकल्स तैयार होंगे, और ये फ्री रेडिकल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी पैरामैग्नेटिक। और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा रहती है स्पेसिस के पास, उतना उनका पैरामैग्नेटिक नेचर भी ज़्यादा रहता है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उतना क्या होंगे? स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। तो ये हो गया बच्चों इस बारे में। तो होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हो गया तो हाईली रिएक्टिव स्पेसिस फ्री रेडिकल्स तैयार होंगी, ये पैरामैग्नेटिक होती है, न्यूट्रल स्पेसिस होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। होमोलिटिक फ्यूजन कोवैलेंट बॉन्ड का तभी होगा जब दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या होंगी? एग्जैक्टली सेम और नियरली सेम। अब बच्चों ये हमारा हो गया इस होमोलिटिक फ्यूजन के बारे में। अब अपने नोट्स में एक स्क्वायर ब्रैकेट है, डॉटेड लाइन से बना हुआ स्क्वायर ब्रैकेट, डॉटेड लाइन से बना हुआ स्क्वायर ब्रैकेट है। उसमें हमने बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन कौन कौन से केसेस में होता है। तो पहली केस आप वहाँ पे पढ़ेंगे कि यदि रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में है, यदि रिएक्टेंट्स क्या है? गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स है, तो जनरली गैसियस स्टेट में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स के कोवैलेंट बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हैं? होमोलिटिकली ब्रेक होते हैं। ऐसे पाया गया कि इफ द रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट then the bonds, covalent bonds of reactants are generally broken by homolytic fusion. दूसरा पॉइंट होमोलिटिक फ्यूजन कब होता है? जब हम बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। एक पेरोक्साइड नाम का पदार्थ है, पेरोक्साइड नाम का पदार्थ, इसका जनरल फार्मूला बच्चों ये होता है
ROOR, आर के जगह पे आप हाइड्रोजन रखो, अल्किल ग्रुप रखो, अरिल ग्रुप रखो, कुछ भी चलता है। ये लिंकेज रहती है उनमें, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है। अब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है ये मैं कब बताऊंगा, जब हम एक कॉन्सेप्ट लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह तब। अभी बच्चों बस इतना ध्यान में रखिए कि यदि रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में रहते हैं तब कोवैलेंट बॉन्ड का होमोलैरिक फ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि आप रिएक्शन बहुत ही हाई टेम्परेचर पर कैरी आउट करते हैं तब होमोलैरिक फ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। एक पेरोक्साइड नाम का पदार्थ है जिसका फार्मूला है ROOR। इस पेरोक्साइड के प्रेजेंस में यदि आप वो रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तब रिएक्टेंट्स के बॉन्ड होमोलैरिक ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यदि रिएक्शन आप जिस सॉल्वेंट में मीडियम में कैरी आउट कर रहे हैं यदि वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उस वक्त रिएक्टेंट्स के कोवैलेंट बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होते हैं। तो ये बच्चों हमारा सब हो गया। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है? अब मैं बोलूँगा बेंजीन वगैरह, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आपको पोलर बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड यही पता नहीं बच्चों। तो अभी आपको ध्यान रखिए क्योंकि मैं जितना सिंपल है उतना सिंपल रखना चाहता हूँ, नहीं तो अभी मैं सभी बातें बताऊँगा तो ना ये समझेगा ना वो समझेगा। इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है, अभी ये बात ध्यान में रखो। फिर बाद में मैं जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली कॉन्सेप्ट लूँगा तो उस वक्त आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो ये सब है बच्चों यहाँ पे। अब जो भी मैंने बताया वो मैं आपको 2 या 3 मिनट में शॉर्ट में बताता हूँ कि ख़त्म का। टुडे वी आर स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक, फ्यूजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। पॉइंट नंबर वन, chemical reactions are nothing but conversion of reactants into products. Point number 2, chemical reactions are nothing but breaking and making of bonds. Point number 3, the process of breaking of a covalent bond during a chemical reaction is called as a fission of a covalent bond. Fission of a covalent bond takes place in 2 different ways. Number 1 is homolytic fission of a covalent bond and number 2 is heterolytic fission of a covalent bond. Now homolytic fission of a covalent bond, now we know the definition. अब हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्या डेफिनेशन है? If a covalent bond breaks equally in such a way that one electron of the shared pair is retained by each atom, then it is called as homolytic fission or homolytic cleavage or homolysis of a covalent bond. Point number next क्या बताएंगे? Homolytic fission of a covalent bond results in the formation of highly reactive neutral spaces containing unpaired electrons. These highly reactive neutral spaces with unpaired electrons are called as free radicals. These free radicals are paramagnetic in nature due to the presence of unpaired electrons on them. Paramagnetic means the species which get attracted towards the magnetic field. When homolytic fission of a covalent bond takes place when the electronegativities of the 2 covalently bonded atoms are either exactly equal or nearly equal. What is electronegativity? The power of a covalently bonded atom to attract the shared pair of electrons towards itself is called as electronegativity. और हमारे पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम ऑक्सीजन है, Cl, Br, IH है, बीच में बहुत सारे एटम्स भी आएंगे, मैंने 1-2-4 का बताया सिर्फ। तो ये हैं। और होमोलैरिक फ्यूजन टेक्स प्लेस when the reactants are in gaseous state, when we carry out chemical reaction at a very high temperature, when we carry out reaction in presence of a substance called as peroxide which has formula ROOR. Homolytic fission of a covalent bond takes place when we carry out the reaction in presence of non-polar solvent. अभी non-polar solvent क्या है ये सब मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, अभी सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, तो इतना ये हो गया हमारा होमोलैरिक फिजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ओके, अब कल के लेक्चर में हम देखेंगे हेटेरोलिटिक फिजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। कल मैं आते बराबर ये पॉइंट्स शॉर्ट में मैं डिस्क्राइब करूँगा और फिर हेटेरोलिटिक फिजन करूँगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, जब आप ये लेक्चर देखेंगे सुनेंगे कम से कम 2 बार सुनिए,
है ना। एक ही बार में 2 बार मत पढ़िए, एक बार सुनिए, सुबह आपने देखा, फिर शाम को और एक बार देखिए, इसके ऊपर सोच विचार कीजिए, फिर नोट्स में से पढ़िए और ये डेफिनेशंस आप याद कर लो, पहले समझ लो और फिर याद कर लो। ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर इसके बावजूद, इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहा तो व्हाट्सअप नंबर आपको मालूम है बच्चों, उस पर मुझे पूछिए, डायरेक्ट मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा आज। थैंक यू वेरी मच।